निश्चित रूप से। प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानी असली चोर कौन का एक विस्तृत 10,000 शब्दों का संस्करण। इस संस्करण में कहानी को गहराई, नए पात्रों, राजनीतिक साजिशों और मनोवैज्ञानिक जटिलताओं के साथ बुना गया है ताकि यह एक लघु कथा से बढ़कर एक छोटे उपन्यास का अनुभव दे। असली चोर कौन। अध्याय 1। आगरा पर गरजते बादल। आगरा की उस रात आसमान किसी घायल दानव की तरह दहाड़ रहा था। सावन का महीना अपने पूरे उफान पर था और यमुना नदी का पानी किनारे तोड़कर शहर की निचली बस्तियों में घुसने को बेताब था। आगरा के किले की ऊंची और मोटी दीवारें भी बारिश के थपेड़ों और बिजली की कड़कड़ाहट से कांपती हुई महसूस हो रही थीं। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने ख्वाबगाह शयन कक्ष में बेचैनी से टहल रहे थे। बाहर का तूफान उनके मन के अंदर चल रहे तूफान का ही एक प्रतिबिंब था। पिछले कुछ सप्ताहों से सल्तनते मुगलिया के लिए समय अच्छा नहीं चल रहा था। मेवाड़ से राणा प्रताप के छापामार हमलों की खबरें लगातार आ रही थीं, तो वहीं गुजरात का सूबेदार भी बगावत के सुर अलाप रहा था। इन राजनीतिक तनावों के बीच अकबर को एक और चिंता खाए जा रही थी, शाही खजाने की सुरक्षा। यह खजाना महज सोने चांदी का ढेर नहीं था, बल्कि मुगल साम्राज्य की शान, शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। उस रात अकबर को नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सेवक करीम को बुलाया और कहा, करीम, जरा शाही खजाने के मुख्य पहरेदार शमशेर खान को बुलाकर लाओ। हमें तसल्ली करनी है कि सब कुछ महफूज है। शमशेर खान, एक विशालकाय पठान जिसकी वफादारी पर कोई शक नहीं कर सकता था, तुरंत हाजिर हुआ। बारिश में भीगने के बावजूद उसकी चाल में दृढ़ता थी। उसने झुककर सलाम किया और कहा, आलमपनाह, आप बेफिक्र रहें। शाही खजाने पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैंने खुद हर ताले की जांच की है और पहरेदारों की संख्या दोगुनी कर दी है। अकबर ने गहरी सांस ली। हमें तुम पर पूरा भरोसा है शमशेर, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। जाओ, एक बार फिर सब कुछ अपनी आंखों से देखकर आओ। शमशेर खान ने हुक्म की तामील की और चला गया। अकबर खिड़की के पास खड़े होकर बाहर बरसते पानी को देखते रहे। किले के अंदर मशालों की रोशनी बारिश की बूंदों से मिलकर एक रहस्यमयी समा बना रही थी। सुबह हुई तो तूफान थम चुका था। सूरज की पहली किरणें भीगे हुए आगरा पर एक नई उम्मीद बनकर पड़ रही थीं। लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। दरबार-ए-आम शुरू होने से ठीक पहले एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे किले को हिलाकर रख दिया। शाही खजाने के मुख्य खजांची सेठ हीरालाल बदहवास हालत में दौड़ते हुए दीवाने खास में पहुंचे। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और माथे पर पसीने की बूंदें थीं। गजब हो गया जहांपना, लुट गए, हम लुट गए। अकबर अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। क्या बकवास है ये हीरालाल? साफ साफ कहो, क्या हुआ? हीरालाल कांपती आवाज में बोले, आलमपना, शाही खजाने से नूरे फारस चोरी हो गया है। नूरे फारस? फारस की रोशनी का नाम सुनते ही पूरे दीवाने खास में सन्नाटा छा गया। यह कोई मामूली हार नहीं था। यह फारस की मलिका द्वारा शहंशाह अकबर को दोस्ती के प्रतीक के रूप में भेजा गया एक अनमोल तोहफा था। इसमें जड़े हीरे और पन्ने दुनिया के सबसे नायाब माने जाते थे। इसकी कीमत आंकना लगभग नामुमकिन था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत इसकी राजनीतिक अहमियत थी। इसका चोरी होना फारस के साथ मुगल सल्तनत के रिश्तों में जहर घोल सकता था। यह सिर्फ एक चोरी नहीं थी, यह मुगल साम्राज्य की इज्जत पर एक सीधा हमला था। अध्याय 2। शहंशाह का क्रोध और शक की सुइयां। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनकी आंखों में वही तूफान नजर आ रहा था जो पिछली रात आगरा पर बरसा था। वह गरजते हुए बोले, यह नामुमकिन है।
खजाने की सुरक्षा 7 तालों और दर्जनों पहरेदारों के हवाले है। बिना हमारी इजाजत के वहां कोई कैसे पहुंच सकता है? वह तुरंत अपने सबसे करीबी सलाहकारों और सेनापतियों के साथ शाही खजाने की ओर भागे। खजाने का दरवाजा अपनी जगह पर था, उस पर लगी शाही मुहर भी सही सलामत थी। ताले भी वैसे ही बंद थे जैसे होने चाहिए थे। लेकिन जब सेठ हीरालाल ने कांपते हाथों से तालों को खोला तो अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। सब कुछ अपनी जगह पर था, सोने की ईंटें, अशर्फियों के ढेर, जवाहरात के संदूक। बस वह मखमल का डिब्बा खाली पड़ा था जिसमें नूरे फारस रखा जाता था। अकबर ने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली। यह किसी बाहरी का काम नहीं हो सकता, यह किसी अपने की ही गद्दारी है। चोर हम में से ही कोई एक है। शक की पहली सुई सीधे तौर पर 3 लोगों पर जाकर टिकी। सेठ हीरालाल, मुख्य खजांची। खजाने की हर चाबी उनके पास रहती थी। वह खजाने के हर कोने से वाकिफ थे। क्या सालों की ईमानदारी के बाद उनका ईमान डोल गया था? शमशेर खान, मुख्य पहरेदार, सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उसकी थी। क्या उसने पैसों के लालच में अपनी वफादारी बेच दी, या फिर उसकी लापरवाही का किसी ने फायदा उठाया? माणिकचंद, शाही जौहरी नूरे फारस की देखरेख और सफाई की जिम्मेदारी उसी की थी। उसे उस हार की असली कीमत और उसे बेचने के रास्ते सबसे बेहतर पता थे। क्या उसने उसकी कोई नकल बनाकर असली हार चुरा लिया? अकबर ने तीनों को तुरंत गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। उन्हें किले के तहखाने में अलग अलग कालकोठरियों में डाल दिया गया। शहंशाह ने खुद उनसे पूछताछ शुरू की। उन्होंने सबसे पहले सेठ हीरालाल को बुलाया। हीरालाल रोते हुए बोला, आलमपनाह, मेरे पुरखे भी इसी सल्तनत की सेवा करते हुए मरे हैं। मैं अपनी जान दे सकता हूं, पर ईमान नहीं बेच सकता। मैंने पिछली शाम खजाना बंद करते वक्त हार को अपनी आंखों से देखा था। फिर शमशेर खान को पेश किया गया। उसने अपनी छाती पीटते हुए कहा, जहां पनाह, मेरे जिंदा रहते हुए यह कैसे हो गया, मुझे खुद नहीं पता। रात में तूफान बहुत तेज था, शायद उसी शोर का किसी ने फायदा उठाया है। आप मेरा सर कलम कर दीजिए, पर मुझ पर गद्दारी का इल्जाम न लगाइए। अंत में माणिकचंद आया। वह एक चालाक और होशियार आदमी था। उसने बड़ी शांति से कहा, शहंशाह, मैं एक जौहरी हूं, चोर नहीं। मुझे उस हार की कला से मोहब्बत थी, उसकी कीमत से नहीं। ताले तोड़े नहीं गए, मुहर भी सही थी। इसका मतलब चोर के पास या तो चाबियों का दूसरा सेट था या उसे कोई ऐसा राज पता था जो हम में से कोई नहीं जानता। तीनों के जवाबों से अकबर और भी उलझन में पड़ गए। तीनों अपनी जगह सही लग रहे थे, लेकिन यह भी सच था कि चोरी हुई थी और चोर इन्हीं में से कोई एक हो सकता था। दिन बीतने लगे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अकबर का गुस्सा और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्हें डर था कि अगर यह खबर फारस पहुंची तो क्या होगा। पूरे किले में एक डर और अविश्वास का माहौल बन गया था। दरबारी एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे। हर कोई फुसफुसा रहा था, असली चोर कौन? अध्याय 3, बीरबल का आगमन। जब हर कोशिश नाकाम हो गई और शहंशाह का सब्र जवाब देने लगा, तब उनके सबसे वफादार सलाहकार खाने खाना ने दबी जुबान में कहा, आलमपनाह, इस गुत्थी को अब एक ही इंसान सुलझा सकता है। अकबर जानते थे कि वह किसकी बात कर रहा है। बीरबल। राजा बीरबल अकबर के नवरत्नों में सबसे चतुर और हाजिर जवाब। वह पिछले 1 महीने से अपनी जागीर पर गए हुए थे और आज ही लौटने वाले थे। अकबर ने तुरंत हरकारे दौड़ाए और बीरबल को सीधे दरबार में पेश होने का हुक्म दिया। बीरबल जब दरबार में पहुंचे तो उन्होंने माहौल की गंभीरता को तुरंत भांप लिया।
अकबर का चेहरा उतरा हुआ था, दरबारी सहमे हुए थे। बीरबल ने अदब से झुककर सलाम किया। अकबर ने अपनी भारी आवाज में पूरी घटना बीरबल को बताई। बीरबल, सल्तनत की इज्जत दांव पर है। हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन चोर का कोई पता नहीं चला। हमें लगता है चोर कोई बहुत चालाक है जो हमारे बीच ही मौजूद है। अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमें नूरे फारस वापस चाहिए, और वह गद्दार भी जिसने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। बीरबल ने बड़ी शांति से पूरी बात सुनी। उन्होंने किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाई। उन्होंने बस इतना कहा, जहांपनाह, मुझे उन तीनों संदिग्धों से अकेले में मिलने की इजाजत दी जाए और मामले की जांच करने के लिए 2 दिन का समय दिया जाए। अकबर ने तुरंत इजाजत दे दी। तुम्हें पूरी छूट है बीरबल, पर याद रहे 2 दिन बाद हमें नतीजा चाहिए। अध्याय 4, बीरबल की मनोवैज्ञानिक जांच। बीरबल ने अपनी जांच का तरीका बिल्कुल अलग रखा। उन्होंने सबूत ढूंढने की बजाय इंसानी फितरत को पढ़ना शुरू किया। वह सबसे पहले तहखाने में सेठ हीरालाल से मिले। हीरालाल अब भी सदमे में थे। बीरबल ने उनसे चोरी के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा। इसके बजाय उन्होंने पूछा, सेठ जी, आप कब से शाही खजांची हैं? हीरालाल ने जवाब दिया, मेरे पिता भी यहीं थे, और उनके पिता भी। यह हमारा खानदानी काम है। बीरबल ने कहा, सुना है आपके पोते का जन्मदिन है अगले हफ्ते। क्या तैयारी की है? इस अचानक पूछे गए सवाल से हीरालाल चौंक गए। उन्होंने कहा, क्या तैयारी? हम तो यहां कैद हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बीरबल ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चिंता न करें सेठ जी। सच ज्यादा देर छिपता नहीं। बीरबल ने हीरालाल के चेहरे पर सच्चा दुख और अपनी प्रतिष्ठा खोने का दर्द देखा, लालच या अपराध बोध नहीं। इसके बाद बीरबल शमशेर खान के पास गए। शमशेर खान गुस्से में जंजीरें तोड़ने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने शांत भाव से पूछा, शमशेर खान, सुना है तुम एक हाथ से 2-2 तलवारें चला लेते हो। शमशेर खान ने गर्व से छाती चौड़ी की, जी हुजूर। और मेरी तलवारबाजी देखकर बड़े बड़े सूरमा पानी मांग लेते हैं। बीरबल मुस्कुराए। लेकिन एक चोर तुम्हारी नाक के नीचे से सल्तनत की सबसे कीमती चीज ले गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम्हारी बहादुरी किस काम की? यह सुनते ही शमशेर खान की आंखों में शर्मिंदगी और गुस्सा भर गया। वह बोला, हुजूर, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मुझे मौका दीजिए, मैं उस चोर को जमीन से खोदकर निकाल लाऊंगा। मैं एक सिपाही हूं, मुझे साजिशें समझ नहीं आती। बीरबल ने उसकी बातों में एक सैनिक का सच्चा आक्रोश देखा, एक चोर की चालाकी नहीं। अंत में बीरबल माणिकचंद जौहरी के पास गए। माणिकचंद शांत बैठा था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। बीरबल ने कहा, माणिकचंद, तुम तो जवाहरात के पारखी हो। बताओ, नूरे फारस जैसा दूसरा हार बनाने में कितना वक्त और कितना खर्च आएगा? माणिकचंद की आंखों में एक चमक आई। उसने कहा, हुजूर, वैसा हार तो दोबारा बन ही नहीं सकता। उसके पन्ने गोलकुंडा की खान के थे, जो अब बंद हो चुकी है। और उसका मुख्य हीरा, वह तो बेमिसाल था। उसकी तराश ऐसी थी कि रोशनी 100 अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती थी। उसे बनाने वाला कोई आम कारीगर नहीं, एक जादूगर रहा होगा। माणिकचंद उस हार के बारे में बताते हुए अपनी कैद और चोरी की घटना को जैसे भूल ही गया था। उसकी आंखों में उस कला के प्रति गहरा सम्मान और जुनून था। बीरबल उसकी बातों को ध्यान से सुनते रहे। माणिकचंद की बातों में लालच नहीं, बल्कि एक कलाकार का अभिमान और उस कलाकृति के प्रति गहरा लगाव दिख रहा था। तीनों से मिलने के बाद बीरबल भी सोच में पड़ गए।
तीनों ही अपनी अपनी जगह निर्दोष लग रहे थे। तो फिर चोर कौन था? क्या कोई चौथा व्यक्ति भी था? अध्याय 5 जासूसों का जाल और एक नई कड़ी। बीरबल जानते थे कि चोर ने कोई न कोई गलती जरूर की होगी। उन्होंने अपने कुछ जासूसों को शहर के चोर बाजारों, सराय और जुआखानों में भेज दिया। उन्हें हुक्म था कि वे बस सुने। क्या कोई अचानक अमीर हो गया है? क्या कोई बड़ी रकम का कर्ज चुका रहा है? क्या कोई शहर छोड़ने की फिराक में है? एक दिन बीत गया, पर कोई खास खबर नहीं आई। बीरबल ने अब एक नया दाव खेलने का सोचा। उन्होंने शाही ढिंढोरची को पूरे आगरा में एक मुनादी करवाने का हुक्म दिया। मुनादी यह थी, शहंशाह अकबर के हुक्म से सबको इत्तिला दी जाती है कि शाही खजाने का चोर लगभग पकड़ा जा चुका है। शहंशाह उसे एक मौका दे रहे हैं कि वह आज रात से पहले चुपचाप नूरे फारस को जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर रख जाए। अगर वह ऐसा करता है तो उसकी जान बख्श दी जाएगी, वरना कल सुबह उसे सरेआम ऐसी मौत दी जाएगी कि उसकी रूह भी कांप उठेगी। यह बीरबल की एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। वह चोर के मन में डर पैदा करना चाहते थे ताकि वह घबराकर कोई गलती कर बैठे। उस रात बीरबल के जासूस जामा मस्जिद के आसपास छिपे रहे, लेकिन कोई नहीं आया। चोर वाकई बहुत शातिर था। अगली सुबह जब बीरबल निराश होने लगे थे, तभी उनका एक जासूस एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण खबर लेकर आया। उसने बताया कि शहंशाह का एक खास सेवक करीम, जो अक्सर उनके ख्वाबगाह में रहता है, पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान है। उसने शहर के सबसे बड़े साहूकार से लिया हुआ एक बड़ा कर्ज अचानक चुका दिया है। खबर यह भी थी कि करीम की बेटी पिछले कई महीनों से एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है और उसके इलाज में बहुत पैसा लग रहा था। अब शक की एक नई सुई पैदा हुई थी, करीम। वही करीम जो शहंशाह का सबसे वफादार सेवक माना जाता था। वही करीम जिसे अकबर ने तूफान की रात पहरेदार को बुलाने भेजा था। उसके पास मौका भी था और चोरी करने की एक मजबूत वजह भी। अध्याय 6 लकड़ी की छड़ी का जादू। बीरबल के दिमाग में अब एक पूरी तस्वीर बन रही थी, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। उन्हें एक ऐसी तरकीब लगानी थी जिससे चोर खुद ब खुद सामने आ जाए। अगले दिन दरबार लगा। अकबर अपने सिंहासन पर बेचैन बैठे थे। सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, चोर बहुत चालाक है, लेकिन मैंने उसे पकड़ने का एक तरीका निकाल लिया है। उन्होंने अपने सेवक को इशारा किया। सेवक 4 जैसी बराबर लंबाई की लकड़ी की छड़ियां लेकर आया। बीरबल ने दरबार में मौजूद सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ये कोई मामूली छड़ियां नहीं हैं। ये जादुई छड़ियां हैं। मैं इन चारों संदिग्धों, सेठ हीरालाल, शमशेर खान, मानिकचंद और सेवक करीम को एक एक छड़ी दूंगा। ये इसे आज रात अपने पास रखेंगे। जिसने भी चोरी की है, उसकी छड़ी कल सुबह तक ठीक 2 इंच लंबी हो जाएगी। यह सुनकर दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोगों को यह बचकाना लगा, तो कुछ इसे बीरबल का कोई गहरा जादू मान रहे थे। बीरबल ने चारों संदिग्धों को बुलाया, जो अब तक कैद में ही थे। उन्होंने चारों के हाथ में एक एक छड़ी थमा दी और कहा, इसे लेकर अपनी अपनी कोठरी में चले जाओ। कल सुबह मैं खुद आकर इन छड़ियों को नापूंगा। याद रखना, जादू अपना काम जरूर करेगा। चारों छड़ी लेकर अपनी अपनी कोठरियों में चले गए। उनके चेहरों पर अलग अलग भाव थे। सेठ हीरालाल और शमशेर खान के चेहरे पर हैरानी थी, मानिकचंद के चेहरे पर अविश्वास और करीम का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। अध्याय 7 फैसले की रात। उस रात चारों संदिग्धों के लिए कयामत की रात थी।
सेठ हीरालाल ने छड़ी को कोठरी के एक कोने में रख दिया। उन्होंने सोचा, मैंने कोई चोरी नहीं की है तो मेरी छड़ी क्यों बढ़ेगी। यह जरूर बीरबल की कोई चाल है। वह अपनी बेगुनाही के भरोसे आराम से सो गए। शमशेर खान भी अपनी कोठरी में छड़ी को घूरता रहा। उसे लगा, यह कैसा जादू है। लकड़ी की छड़ी कैसे बढ़ सकती है। खैर, मैंने पाप नहीं किया तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। वह भी बेफिक्र होकर सो गया। माणिकचंद जौहरी एक बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने छड़ी को हाथ में लेकर परखा। वह समझ गया कि यह कोई साधारण लकड़ी है। उसने सोचा, यह बीरबल का कोई मनोवैज्ञानिक खेल है। इसमें कोई जादू नहीं है। मैं निर्दोष हूं, इसलिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसने भी छड़ी को एक तरफ रख दिया। लेकिन करीम की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि बीरबल का जादू सच है। वह जानता था कि चोरी उसी ने की है। अपनी बेटी के इलाज के लिए उसने यह पाप किया था। उसे डर सताने लगा, अगर सुबह मेरी छड़ी 2 इंच लंबी हो गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। फिर मेरा और मेरी बेटी का क्या होगा। वह पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। आधी रात के बाद उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर मेरी छड़ी 2 इंच लंबी होने वाली है तो क्यों न मैं इसे पहले से ही 2 इंच छोटा कर दूं। इस तरह सुबह जब यह 2 इंच बढ़ेगी तो इसकी लंबाई बाकी सब की छड़ियों के बराबर हो जाएगी और मैं बच जाऊंगा। यह सोचते ही उसने अपनी कोठरी में पड़े एक पत्थर से अपनी छड़ी को नीचे से घिस-घिस कर लगभग 2 इंच छोटा कर दिया। अब उसे तसल्ली हुई कि वह बीरबल के जादू को मात दे चुका है। वह चैन की सांस लेकर सो गया। अध्याय 8 दरबार में खुलासा। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई यह देखने के लिए बेताब था कि बीरबल का जादू काम करता है या नहीं। शहंशाह अकबर भी गंभीर मुद्रा में सिंहासन पर विराजमान थे। बीरबल ने चारों संदिग्धों को उनकी छड़ियों के साथ दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। एक एक करके चारों सामने आए। बीरबल सबसे पहले सेठ हीरालाल के पास गए और उनकी छड़ी नापी। वह वैसी की वैसी थी। फिर वह शमशेर खान के पास गए, उसकी छड़ी भी बराबर थी। माणिकचंद की छड़ी भी जस की तस थी। तीनों निर्दोष लोगों के चेहरे पर सुकून की मुस्कान थी। अब सबकी निगाहें करीम पर थीं। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और हाथ कांप रहे थे। बीरबल ने उसकी छड़ी हाथ में ली और उसे बाकी तीनों छड़ियों के साथ रखा। जैसे ही उन्होंने छड़ियों को साथ रखा, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। करीम की छड़ी बाकी तीनों छड़ियों से 2 इंच छोटी थी। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर सबकी समझ में आ गया कि क्या हुआ है। बीरबल ने कोई जादू नहीं किया था, बल्कि चोर के मन में बसे डर का इस्तेमाल किया था। बीरबल ने बुलंद आवाज में कहा, जहांपना, ये छड़ियां जादुई नहीं थीं। यह तो बस इंसान के मन का चोर पकड़ने की एक तरकीब थी। जो निर्दोष थे उन्हें किसी बात का डर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी छड़ियों को छुआ तक नहीं। लेकिन असली चोर, जिसे यकीन था कि उसकी छड़ी बढ़ जाएगी, उसने डर के मारे अपनी छड़ी को पहले ही 2 इंच छोटा कर दिया ताकि वह सुबह पकड़ा न जाए। और इसी डर ने आज उसे हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। असली चोर आपका सेवक करीम है। अध्याय 9 इकबाले जुर्म और बादशाह का इंसाफ। सबूत सामने देखकर करीम जमीन पर गिर पड़ा और शहंशाह के कदमों में अपना सर रखकर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए आलमपना, मुझसे गुनाह हुआ है। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। नमक हराम,
हमने तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया और तुमने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। बताओ कहाँ है नूरे फारस? करीम ने कांपते हुए बताया कि उसने हार को अपने घर के पिछवाड़े में जमीन में गाड़ दिया है। उसने बताया कि उसकी बेटी मौत के कगार पर थी और हकीमों ने जवाब दे दिया था। किसी ने उसे एक विदेशी वैद्य के बारे में बताया था जिसका इलाज बहुत महंगा था। अपनी बेटी को बचाने के लिए वह अंधा हो गया और उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया। उसने साहूकार का कर्ज भी उसी हार में से एक छोटा सा मोती बेचकर चुकाया था। शाही सिपाहियों ने तुरंत उसके घर से हार बरामद कर लिया। नूरे फारस अपनी पूरी चमक के साथ वापस आ चुका था। अब सवाल था सजा का। चोरी और गद्दारी की सजा मौत थी। दरबारी भी कहने लगे कि इसे ऐसी सजा दी जाए जो दूसरों के लिए मिसाल बने। अकबर ने अपनी तलवार उठा ली, लेकिन तभी बीरबल ने उन्हें रोक लिया। एक पल रुकिए जहांपनाह, बीरबल ने कहा। आलमपनाह, करीम ने जो किया वह एक घिनौना अपराध है और एक अक्षमय पाप भी। इसने सल्तनत की इज्जत को दांव पर लगाया। इसे सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन इसके गुनाह की वजह लालच नहीं, बल्कि एक पिता की अपनी संतान के प्रति बेबसी और मोहब्बत थी। इसने जो किया वह एक चोर के तौर पर नहीं, बल्कि एक लाचार बाप के तौर पर किया। बीरबल ने आगे कहा, सजा ऐसी होनी चाहिए जो इंसान को सुधारे, उसे खत्म न कर दे। और एक बादशाह का फर्ज सिर्फ इंसाफ करना ही नहीं, अपनी प्रजा के दुख को समझना भी है। अध्याय 10 बुद्धिमानी की जीत। बीरबल की बातें सुनकर अकबर का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी तलवार वापस म्यान में रख ली। वह एक महान शासक थे और जानते थे कि दया और न्याय में संतुलन बनाना ही राजधर्म है। उन्होंने अपना फैसला सुनाया। करीम, तुमने जो अपराध किया है उसकी सजा मौत है, लेकिन तुम्हारी वजह सुनकर हम तुम्हें एक मौका देते हैं। तुम्हें शाही सेवा से बर्खास्त किया जाता है और 10 साल के लिए देश निकाला दिया जाता है। तुम अपनी बेटी को साथ ले जा सकते हो। फिर वह बीरबल की ओर मुड़े और कहा, और जहां तक तुम्हारी बेटी के इलाज का सवाल है, वह अब शाही खर्चे पर होगा। हम शाही हकीमों की एक टीम भेजेंगे जो उसका हर संभव इलाज करेगी। एक बादशाह के होते हुए उसकी प्रजा का कोई बच्चा इलाज के अभाव में नहीं मरना चाहिए। यह सुनकर करीम की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसे अपने किए पर गहरा अफसोस था, लेकिन बादशाह की रहमदिली देखकर उसका सिर झुक गया। सेठ हीरालाल, शमशेर खान और माणिकचंद को बाइज्जत बरी कर दिया गया और उन्हें उनकी पदवियां वापस सौंप दी गईं। उस दिन दरबार में सबने बीरबल की बुद्धिमानी का लोहा माना। उन्होंने न सिर्फ एक नामुमकिन लगने वाली चोरी को सुलझाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सबसे बड़ा जासूस इंसान का अपना ज़मीर और उसका डर होता है। उन्होंने यह भी दिखा दिया कि सच्चा न्याय केवल सजा देना नहीं, बल्कि अपराध के पीछे की वजह को समझकर करुणा का भाव रखना भी है। शहंशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तलवार की ताकत से ज्यादा बड़ी ताकत अक्ल की होती है। तुमने न सिर्फ हमारा हार ढूंढा, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान और बेहतर बादशाह बनने का सबक भी सिखाया। और इस तरह बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर मुगल सल्तनत को एक बड़े संकट से बचा लिया और यह कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई कि कैसे एक बुद्धिमान सलाहकार ने बिना खून बहाए यह पता लगा लिया कि असली चोर कौन है। निश्चित रूप से प्रस्तुत है कहानी असली चोर कौन का अगला भाग। यह कहानी कुछ साल बाद की घटनाओं पर आधारित है और दिखाती है कि कैसे अतीत की परछाइयां लौटती हैं और कैसे बीरबल की बुद्धिमानी एक बार फिर न्याय को एक नए दृष्टिकोण से देखती है। असली चोर कौन? भाग 2, वापसी और साजिश।
अध्याय 1 अतीत की एक परछाई। नूरे फारस की चोरी की घटना को लगभग 5 साल बीत चुके थे। आगरा अब और भी समृद्ध और शक्तिशाली हो चुका था। शहंशाह अकबर का साम्राज्य दूर दूर तक फैल गया था और उनके नवरत्नों की ख्याति दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुकी थी। करीम, वह लाचार पिता और पूर्व शाही सेवक, देश निकाले की सजा काट रहा था और आगरा के लोग लगभग उसे भूल चुके थे। एक दिन शहंशाह अकबर अपने कुछ चुनिंदा सरदारों और बीरबल के साथ शिकार के लिए आगरा के पास के घने जंगलों में गए। दिन ढल रहा था और वे वापस किले की ओर लौटने की तैयारी कर रहे थे। तभी झाड़ियों में एक सरसराहट हुई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक विशाल जंगली सूअर बिजली की गति से झाड़ियों से निकला और सीधे शहंशाह अकबर के घोड़े की ओर दौड़ा। घोड़ा बिदक गया और उसने अकबर को जमीन पर गिरा दिया। अकबर के अंगरक्षक जब तक अपनी तलवारें संभालते, वह जंगली सूअर अकबर से बस कुछ ही कदमों की दूरी पर था। मौत सामने खड़ी थी। तभी हवा को चीरती हुई एक आवाज आई और एक तीर सनसनाता हुआ आया और सीधे उस सूअर की आंख में जा धंसा। सूअर एक दर्दनाक चीख के साथ वहीं ढेर हो गया। सब हैरान रह गए। यह तीर कहां से आया? किसने शहंशाह की जान बचाई? सबकी नजरें उस दिशा में घूमी जहां से तीर आया था। पेड़ों के झुरमुट से एक शख्स बाहर निकला। उसके कपड़े फटे पुराने थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और चेहरे पर वक्त की मार साफ दिख रही थी। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके हाथ में एक शानदार धनुष था। जैसे ही वह शख्स रोशनी में आया, शहंशाह अकबर और बीरबल उसे पहचानकर चौंक गए। वह कोई और नहीं बल्कि करीम था। वही करीम जिसे देश निकाला दिया गया था। अध्याय 2 जहर का प्याला। करीम को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। शहंशाह के आदेश के बिना देश में वापस लौटना एक गंभीर अपराध था। उसे दरबार में पेश किया गया। अकबर ने गरजते हुए पूछा, करीम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे हुक्म की नाफरमानी करने की? तुम यहां वापस क्यों आए? करीम ने जमीन पर सर रखकर कहा, आलम पनाह, मैंने आपकी जान नहीं बचाई है। मैंने तो बस उस नमक का कृष चुकाने की कोशिश की है जो मैंने और मेरे पुरखों ने खाया है। मेरी बेटी अब पूरी तरह स्वस्थ है। यह आपकी रहमदिली का ही नतीजा है। मैं अपनी सजा पूरी होने का इंतजार नहीं कर सका। मैं बस एक बार फिर अपनी वफादारी साबित करना चाहता था। दरबार में मौजूद कई मंत्री और सरदार करीम के खिलाफ थे। उनका मानना था कि एक गद्दार हमेशा गद्दार ही रहता है। लेकिन बीरबल चुप थे। वह करीम को ध्यान से देख रहे थे। अकबर एक दुविधा में पड़ गए। एक तरफ करीम ने उनकी जान बचाई थी, दूसरी तरफ वह एक सजायाफ्ता मुजरिम था। उन्होंने फैसला सुनाया, तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए हम तुम्हारी जान बख्शते हैं। लेकिन तुम एक अपराधी हो। तुम्हें शाही घुड़साल में एक मामूली सेवक के तौर पर काम करना होगा और तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखी जाएगी। करीम ने इस फैसले को भी सिर झुकाकर मान लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली साजिश तो अब शुरू होने वाली थी। कुछ ही हफ्तों बाद किले में एक और सनसनीखेज घटना हुई। शाही सेना के मीर बख्शी, सेनापति और वेतन वितरक इनायत खान की शाम की दावत में हत्या की कोशिश की गई। उनके शरबत के प्याले में एक घातक जहर मिला दिया गया था। गनीमत यह थी कि शरबत पीने से ठीक पहले एक सेवक ने प्याले में एक मरी हुई मक्खी देख ली और उसे बदल दिया। जांच शुरू हुई। शाही बावर्ची ने कसम खाकर कहा कि उसने किसी को भी शरबत के पास नहीं आने दिया था, सिवाय उस नए सेवक के जो घोड़ों को दाना डालकर अभी अभी रसोई से पानी पीने आया था। जब उस सेवक के बारे में पूछा गया तो सबका दिल दहल गया। वह सेवक करीम था।
शक की सुई एक बार फिर करीम पर घूम गई। बात यहीं नहीं रुकी। जब हकीमों ने जहर की जांच की तो पता चला कि वह एक दुर्लभ जड़ी बूटी से बना जहर था जो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सल्तनत के बाहर के कबीलों में पाया जाता था। करीम ने अपने देश निकाले के साल इन्हीं इलाकों में गुजारे थे। अब सारे सबूत करीम के खिलाफ थे। मौका, वजह, शायद वह अपने पुराने पद को वापस पाना चाहता था और इनायत खान रास्ते का कांटा थे और जहर का ज्ञान, सब कुछ उसी की ओर इशारा कर रहा था। अध्याय 3 बीरबल का संदेह। शहंशाह अकबर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि करीम को माफ करके उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। हमने इस पर रहम किया और इसने फिर से गद्दारी की। इसका मतलब नूरे फारस की चोरी के पीछे भी इसका लालच नहीं बल्कि इसकी फितरत ही खराब थी। ले जाओ इसे और कल सुबह इसे हाथी के पैरों तले कुचलवा दो। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि शहंशाह के गुस्से के आगे कुछ कहे, सिवाय एक व्यक्ति के। बीरबल आगे आए और अदब से बोले, जहांपनाह, इंसाफ करने में इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। अकबर चिल्लाए, जल्दबाजी? क्या तुम्हें ये सबूत नहीं दिख रहे बीरबल? एक गवाह है, जहर का सुराग है, सब कुछ साफ है। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, आलमपनाह, सबूत कई बार वो नहीं होते जो दिखते हैं बल्कि वो होते हैं जो दिखाए जाते हैं। मुझे यह मामला इतना सीधा नहीं लग रहा। सब कुछ इतनी आसानी से करीम की तरफ इशारा कर रहा है जैसे किसी ने बड़ी मेहनत से सारे धागे जोड़कर उसके गले में फांसी का फंदा तैयार किया हो। मुझे सिर्फ एक दिन की मोहलत दीजिए। अगर कल सूरज ढलने तक मैं करीम की बेगुनाही साबित न कर सका तो आप जो चाहें सजा दें। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी का सम्मान करते थे। उन्होंने भारी मन से कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें एक दिन देते हैं, लेकिन याद रहे अगर तुम नाकाम हुए तो हमारी नजरों में तुम्हारी इज्जत भी कम हो जाएगी। अध्याय 4 साजिश के धागे। बीरबल के पास अब सिर्फ 24 घंटे थे। उन्होंने अपनी जांच शुरू की। वह सबसे पहले तहखाने में बंद करीम से मिले। करीम रो रहा था। यकीन मानिए हुजूर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस अपनी बेटी के साथ एक इज्जत की जिंदगी जीना चाहता था। मैं रसोई में पानी पीने जरूर गया था, लेकिन मैंने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा। उन्हें वहां एक बार फिर वही बेबसी नजर आई जो सालों पहले दिखी थी। इसके बाद बीरबल ने उस रसोई का मुआयना किया जहां शरबत रखा था। रसोई की एक छोटी सी खिड़की थी जो बाहर की ओर खुलती थी। खिड़की ऊंची थी, लेकिन एक माहिर चढ़ने वाला वहां पहुंच सकता था। फिर बीरबल ने यह पता लगाना शुरू किया कि मीर बख्शी इनायत खान के दुश्मन कौन कौन हो सकते हैं। उनके जासूसों ने बताया कि इनायत खान एक बेहद ईमानदार अफसर थे और वह पिछले कुछ महीनों से सेना के खातों में हो रही एक बड़ी धांधली की जांच कर रहे थे। इस धांधली के पीछे एक नए और बहुत ही महत्वाकांक्षी सरदार कासिम बेग का हाथ होने का शक था। कासिम बेग ही वह व्यक्ति था जो दरबार में करीम की वापसी का सबसे ज्यादा विरोध कर रहा था। बीरबल के दिमाग में तस्वीर साफ होने लगी। कासिम बेग के पास इनायत खान को रास्ते से हटाने की वजह थी और करीम का वापस आना उसके लिए एक सुनहरा मौका था। वह एक तीर से दो शिकार कर सकता था, अपने दुश्मन को खत्म करना और इल्जाम एक ऐसे व्यक्ति पर डालना जिस पर कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन यह सब सिर्फ एक कहानी थी। बीरबल के पास कोई सबूत नहीं था। उन्हें कासिम बेग का नकाब उतारने के लिए कुछ ठोस चाहिए था। अध्याय 5 तीरंदाज का राज। बीरबल सोचते सोचते उस जगह पहुंचे जहां करीम ने तीर चलाकर अकबर की जान बचाई थी।
उन्होंने जमीन पर पड़े उस तीर को उठाया जिसे उन्होंने यादगार के तौर पर रख लिया था। उन्होंने तीर के पिछले हिस्से पर लगे पंखों को ध्यान से देखा। वे एक खास हरे और काले रंग के थे और उन्हें एक विशेष शैली में बांधा गया था। यह एक माहिर तीरंदाज की निशानी थी। तभी बीरबल के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। वह सीधे कासिम बेग के खेमे में पहुंचे। कासिम बेग शिकार का शौकीन था और अपने हथियारों पर बड़ा नाज करता था। बीरबल ने बातों बातों में उसके तीरों की तारीफ की। कासिम बेग ने गर्व से अपना तरकश दिखाया। बीरबल की आंखें चमक उठीं। कासिम बेग के कई तीरों पर भी ठीक उसी तरह के हरे और काले पंख लगे हुए थे। अब बीरबल को अपना आखिरी दांव खेलने का रास्ता मिल गया था। अध्याय 6 दरबार में आखिरी दांव। अगले दिन दरबार लगा। माहौल तनावपूर्ण था। करीम को एक आखिरी बार पेश किया गया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, फैसला करने से पहले मैं बस एक चीज आजमाना चाहता हूं। करीम एक बेहतरीन तीरंदाज है। मैं उसकी काबिलियत को परखना चाहता हूं। दरबार के मैदान में एक ऊंचे खंभे पर एक आम रख दिया गया। बीरबल ने करीम को धनुष्बाण देते हुए कहा, अगर तुम इस आम पर निशाना लगा दो तो हम मान लेंगे कि तुम सच कह रहे हो। करीम के हाथ कांप रहे थे। डर और घबराहट में उसने तीर चलाया, लेकिन निशाना चूक गया। दरबार में मौजूद कासिम बेग हंसते हुए बोला, देखिए, यह है इसकी काबिलियत। यह तो एक मामूली निशाना नहीं लगा सकता। इसने शहंशाह की जान नहीं बचाई, वह तो बस एक तुक्का था। बीरबल मुस्कुराए और कासिम बेग की ओर मुड़े। कासिम बेग, आप भी तो शिकार के शौकीन हैं। जरा आप अपनी काबिलियत दिखाइए। कासिम बेग अपनी धाक जमाने के लिए तुरंत तैयार हो गया। उसने अपने तरकश से एक तीर निकाला, धनुष पर चढ़ाया और एक ही बार में आम के 2 टुकड़े कर दिए। पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। तभी बीरबल ने बुलंद आवाज में कहा, वाह, क्या निशाना है। बिल्कुल वैसा ही निशाना जैसे किसी ने रसोई की ऊंची खिड़की से शरबत के प्याले में चुपके से जहर की पुड़िया गिराई होगी। यह सुनते ही कासिम बेग का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, जहां पनाह, करीम का निशाना इसलिए चुका क्योंकि मैंने जानबूझकर उसे एक खराब और टेढ़ा तीर दिया था। लेकिन कासिम बेग ने जिस तीर से निशाना लगाया है, जरा उसके पंखों को देखिए। सबने देखा। तीर पर वही हरे और काले पंख थे। बीरबल ने अब अपना तुरुप का इक्का निकाला और रसोई की खिड़की के नीचे की नरम मिट्टी में हमें एक तीर के गिरने का निशान मिला है। शायद जहर की पुड़िया तीर पर बांधकर प्याले में गिराई गई थी, लेकिन हड़बड़ी में तीर नीचे गिर गया और उस गिरे हुए तीर पर भी यही हरे और काले पंख लगे थे। यह तीर सिर्फ आपके तरकश में मिलते हैं, कासिम बेग। अध्याय 7 सच्चा न्याय। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। कासिम बेग ने एक ऐसे सबूत को अपनी शान समझा जो असल में उसके खिलाफ सबसे बड़ा सुराग था। उसने करीम की वापसी को अपने गुनाह पर पर्दा डालने का एक शानदार मौका समझा था, लेकिन बीरबल की पैनी नजरों ने साजिश की हर परत को उधेड़ कर रख दिया। कासिम बेग ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और वही सजा दी गई जो वह करीम को दिलाना चाहता था। शहंशाह अकबर अपनी कुर्सी से उठे। वह करीम के पास गए। उनकी आंखों में पश्चाताप था। उन्होंने कहा, करीम, हम तुमसे माफी मांगते हैं। हमने सबूतों पर भरोसा किया, लेकिन इंसान को पढ़ने में गलती कर दी। तुमने हमारी जान बचाई और हम तुम्हें ही मौत देने जा रहे थे। अकबर ने करीम को न सिर्फ बाइज्जत बरी किया, बल्कि उसे अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा दस्ते का प्रमुख नियुक्त किया। उस शाम जब अकबर और बीरबल अकेले बैठे थे,
तो अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि असली चोर हमेशा वह नहीं होता जिस पर शक किया जाता है। कई बार असली चोर इज्जत और भरोसे के नकाब के पीछे छिपा होता है। तुमने हमें सिखाया कि न्याय की आंखें सिर्फ सबूत नहीं देखती बल्कि नीयत भी पढ़ती हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, इंसान की सबसे बड़ी अदालत उसका अपना ज़मीर होता है। करीम ने एक बार गलती की, लेकिन उसका ज़मीर उसे वापस सही रास्ते पर ले आया, जबकि कासिम बेग का ज़मीर इतना मर चुका था कि उसे सही और गलत में फर्क ही नहीं दिखा। और इस तरह एक बार फिर यह साबित हुआ कि बीरबल की बुद्धिमानी सिर्फ समस्याओं को सुलझाने के लिए नहीं बल्कि इंसानियत को समझने के लिए भी थी। निश्चित रूप से। प्रस्तुत है कहानी असली चोर कौन का तीसरा भाग। यह कहानी पिछले भागों की घटनाओं पर आधारित है और इसमें दोस्ती, वफादारी और न्याय की एक नई परत को उजागर किया गया है, जहां बीरबल को एक ऐसी पहेली का सामना करना पड़ता है जो सल्तनत की नींव को हिला सकती है। असली चोर कौन? भाग 3, वफादारी की कीमत। अध्याय 1, फारस का दूत। कासिम बेग की साजिश को बेनकाब हुए 1 साल बीत चुका था। करीम अब शहंशाह अकबर के सबसे भरोसेमंद अंगरक्षक प्रमुख के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था। उसकी वफादारी और बहादुरी के किस्से अब किले में आम हो चुके थे। आगरा में शांति थी और सल्तनत मुलिया अपने सुनहरे दौर से गुजर रही थी। तभी एक दिन फारस, पर्शिया से एक शाही दूत मिर्जा रजा एक बड़े काफिले के साथ आगरा पहुंचा। उसका स्वागत शाही शानो शौकत से किया गया। मिर्जा रजा अपने साथ फारस के शाह का एक महत्वपूर्ण संदेश और शहंशाह अकबर के लिए बेशकीमती तोहफे लेकर आया था। दरबारे खास में मिर्जा रजा ने शाह का पत्र अकबर को सौंपा। पत्र में दोस्ती और व्यापार को और मजबूत करने की बातें थीं, लेकिन एक पंक्ति ने अकबर और बीरबल दोनों का ध्यान खींच लिया। उसमें लिखा था, हमें उम्मीद है कि हमारे दोस्ती के प्रतीक नूरे फारस की चमक आज भी वैसी ही है और वह आपके खजाने की शान बढ़ा रहा है। यह एक सामान्य पंक्ति थी, लेकिन उसके लिखे जाने का अंदाज थोड़ा अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे शाह सिर्फ याद नहीं दिला रहे बल्कि तसल्ली कर रहे हों। शाम को मिर्जा रजा के सम्मान में एक भव्य दावत का आयोजन किया गया। इस दावत में उसने नूरे फारस को देखने की इच्छा जताई। मैंने इस हार की खूबसूरती के बारे में बहुत सुना है। क्या यह मुमकिन है कि मैं उस नायाब कलाकृति के दर्शन कर सकूं? अकबर ने खुशी खुशी हामी भर दी। उन्होंने सेठ हीरालाल को हुक्म दिया कि हार को पूरी सुरक्षा के साथ दरबार में लाया जाए। अध्याय 2, एक और चोरी। सेठ हीरालाल और करीम की निगरानी में एक विशेष संदूक में रखकर नूरे फारस को दरबार में लाया गया। जब संदूक खोला गया तो हार की चमक ने सबकी आंखें चौंधिया दीं। मिर्जा रजा उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वाकई यह तो हमारी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत है। उसने हार को अपने हाथों में लेने की इजाजत मांगी। अकबर ने अनुमति दे दी। मिर्जा रजा ने हार को बड़े ध्यान से देखा, उसके हर नगीने को परखा और फिर उसे वापस संदूक में रख दिया। दावत के बाद हार को वापस शाही खजाने में पूरी सुरक्षा के साथ रखवा दिया गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें किले पर पड़ रही थीं, तब एक ऐसी खबर आई जिसने एक बार फिर भूचाल ला दिया। सेठ हीरालाल दौड़ते हुए अकबर के पास पहुंचे। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। जहां पनाह, गजब हो गया। नूरे फारस, वह असली नहीं है। अकबर अपने सिंहासन से लगभग गिरते गिरते बचे। क्या बकवास कर रहे हो हीरालाल? कल रात ही तो हमने उसे अपनी आंखों से देखा था। हीरालाल ने कांपते हुए कहा, आलम पनाह, कल रात जब हार वापस आया
तो मुझे उसके मुख्य हीरे की चमक में कुछ फर्क महसूस हुआ। आज सुबह मैंने शाही जौहरी माणिकचंद को बुलाकर उसकी जांच करवाई। माणिकचंद ने तस्दीक की है कि यह हार एक बेहद शानदार नकल है। असली हार गायब हो चुका है। यह खबर आग की तरह फैल गई। यह पिछली चोरी से भी ज्यादा खतरनाक थी। पिछली बार हार खजाने से चोरी हुआ था, इस बार वह शहंशाह और पूरे दरबार की आंखों के सामने से बदल दिया गया था। और सबसे बड़ी बात, यह घटना फारसी दूत की मौजूदगी में हुई थी। अगर यह खबर फारस पहुंची तो यह दोस्ती का अपमान नहीं बल्कि युद्ध का ऐलान समझा जा सकता था। अध्याय 3 शक के गहरे साए। अकबर का गुस्सा और चिंता अपनी इंतहा पर थी। चोर कौन हो सकता था और उसने यह काम किया कैसे? शक की सुइयां इस बार कई लोगों पर थीं। मिर्जा रजा फारसी दूत, क्या वह सिर्फ एक दूत था या एक जासूस? क्या उसका मकसद दोस्ती बढ़ाना नहीं बल्कि अपनी सल्तनत की बेशकीमती चीज को वापस ले जाना था? उसी ने हार को हाथ में लिया था। क्या उसी वक्त उसने हार बदल दिया? माणिकचंद शाही जौहरी इतनी शानदार नकल सिर्फ वही बना सकता था। क्या उसने सालों पहले ही नकल बनाकर रख ली थी और सही मौके का इंतजार कर रहा था? सेठ हीरालाल खजांची, क्या उसने अपनी पिछली बेइज्जती का बदला लेने के लिए यह साजिश रची? करीम अंगरक्षक प्रमुख, हार को लाने और ले जाने की जिम्मेदारी उसकी थी। क्या उसकी वफादारी फिर से डगमगा गई थी? अकबर ने बीरबल को बुलाया। उनका चेहरा इतना गंभीर था जितना बीरबल ने पहले कभी नहीं देखा था। बीरबल, यह सिर्फ चोरी नहीं है, यह सल्तनते मुगलिया की इज्जत और सुरक्षा पर हमला है। अगर चोर नहीं पकड़ा गया और हार वापस नहीं मिला तो फारस के साथ हमारे रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। मिर्जा रजा के आगरा से जाने से पहले यह गुत्थी सुलझ जानी चाहिए। अध्याय 4 बीरबल की खामोश जांच। बीरबल जानते थे कि इस बार मामला बहुत पेचीदा है। चोर बेहद शातिर और दुस्साहसी था। उन्होंने अपनी जांच एक अलग तरीके से शुरू की। उन्होंने किसी से कोई सवाल नहीं पूछा। वह बस देखते और सुनते रहे। वह सबसे पहले मिर्जा रजा से मिले। उन्होंने बातों बातों में फारस की कला और कारीगरी की तारीफ की। मिर्जा रजा ने बड़े गर्व से बताया कि उनके यहाँ के कारीगर हाथ की सफाई में माहिर हैं। बीरबल ने उसकी आंखों में अपने देश के लिए गर्व देखा, लेकिन कोई अपराध बोध नहीं। फिर वह माणिकचंद के पास गए। माणिकचंद उस नकली हार को देख देख कर परेशान था। ऐसी नकल, ऐसी सफाई मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। इसे बनाने वाला कोई जीनियस है। उसने नकल बनाने में इतना दिमाग लगाया है जितना मैंने असली बनाने में भी नहीं लगाया होगा। बीरबल को उसकी बातों में एक कलाकार की हैरानी और जलन दिखी, एक चोर की चालाकी नहीं। इसके बाद बीरबल ने करीम को बुलाया। करीम का चेहरा उतरा हुआ था। हुजूर, एक बार फिर मेरी वफादारी पर सवाल उठ रहा है। शायद मेरी किस्मत में ही दाग लिखा है। मैंने संदूक को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया था। बीरबल ने उससे बस एक सवाल पूछा, करीम, जब मिर्जा रजा ने हार को हाथ में लिया था तब क्या तुमने कुछ अजीब महसूस किया? करीम ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, हाँ हुजूर। जब उन्होंने हार वापस संदूक में रखा तो उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे। मुझे लगा शायद हार की खूबसूरती देखकर वह भावुक हो गए होंगे। यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन बीरबल के लिए यह एक बड़ा सुराग था। अध्याय 5 वफादारी का इम्तिहान। बीरबल के दिमाग में एक ख्याल आया जो इतना खतरनाक था कि उसे सोचते हुए भी उनकी रूह कांप गई। लेकिन अगर उनका शक सही था
तो यह सल्तनत के इतिहास की सबसे बड़ी साजिश थी। उन्होंने अकबर से अकेले में मिलने की इजाजत मांगी। दीवाने खास में जब सिर्फ अकबर और बीरबल थे, तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि मैं चोर को जानता हूं, लेकिन उसका नाम लेने से पहले मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे आपकी सबसे कीमती चीज की जरूरत है। अकबर हैरान हुए। कौन सी चीज? बीरबल ने कहा, आपकी शाही मुहर, वह मुहर जिससे आपके फरमान जारी होते हैं। अकबर को यह अजीब लगा, लेकिन उन्होंने बीरबल पर भरोसा करते हुए अपनी अंगूठी से शाही मुहर निकालकर उन्हें दे दी। इसके बाद बीरबल ने जो कहा, उसने अकबर के पैरों तले जमीन खिसका दी। आलमपनाह, अब मैं चाहता हूं कि आप करीम को बुलाएं और उसे गिरफ्तार करने का हुक्म दें। उस पर फारसी दूत के साथ मिलकर सल्तनत से गद्दारी करने का इल्जाम लगाएं और उसे कल सुबह मौत की सजा सुना दें। अकबर चिल्लाए, यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? करीम ने मेरी जान बचाई है, वह वफादार है। बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहां पनाह, बस वही कीजिए जो मैं कह रहा हूं। कभी कभी वफादारी को परखने के लिए उसे आग में डालना पड़ता है। अगर वह सोना है तो और चमककर निकलेगा, और अगर पीतल है तो जलकर राख हो जाएगा। अकबर ने भारी मन से बीरबल की बात मान ली। अध्याय 6, आखिरी रात का खेल। दरबार में ऐलान कर दिया गया कि करीम ही असली गद्दार है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा सुना दी गई। करीम चीखता रहा कि वह बेगुनाह है, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उस रात बीरबल भेष बदलकर मिर्जा रजा के खेमे में पहुंचे। उन्होंने उसे एक खत दिया, जिस पर शाही मुहर लगी थी। खत में लिखा था, मिर्जा रजा, हमारा भेद खुल चुका है। करीम पकड़ा गया है और उसने सब कुछ उगल दिया है। तुम्हारे पास बचने का सिर्फ एक रास्ता है। आज रात ही असली नूर फारस लेकर शहर के बाहर यमुना नदी के पुराने घाट पर पहुंचो। वहां से तुम्हें मुल्क से बाहर निकालने का इंतजाम कर दिया गया है। यह फरमान सीधे शहंशाह की तरफ से है, जो इस मामले को बिना किसी शोर शराबे के दबाना चाहते हैं। एक शुभचिंतक। यह खत बीरबल की एक चाल थी। मिर्जा रजा ने खत पढ़ा और शाही मुहर देखी। उसे लगा कि यह सच है। वह डर गया। उसने सोचा कि अगर करीम ने सब बता दिया है तो उसका बचना नामुमकिन है। आधी रात को मिर्जा रजा चुपके से अपने खेमे से निकला। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। वह पुराने घाट की ओर चल पड़ा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बीरबल के सिपाही पहले से ही वहां छिपे हुए थे। जैसे ही मिर्जा रजा घाट पर पहुंचा, उसे पकड़ लिया गया। उसकी पोटली की तलाशी ली गई, लेकिन बीरबल और वहां मौजूद सिपाहियों की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब पोटली में से नूर फारस नहीं बल्कि सोने की कुछ अशर्फियां निकलीं। बीरबल की चाल नाकाम हो गई थी। असली हार अभी भी गायब था। अध्याय 7, ज़मीर का चोर। बीरबल हैरान और परेशान थे। उनसे पहली बार इतनी बड़ी चूक हुई थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, हार यहां है हुजूर। सबने पलटकर देखा। सामने करीम खड़ा था। उसके हाथ जंजीरों में बंधे थे, लेकिन उसकी दूसरी हथेली पर असली नूर फारस अपनी पूरी शान से चमक रहा था। यह कैसे हुआ? करीम तो तहखाने में बंद था। करीम ने पूरी कहानी बताई। जब मुझे मौत की सजा सुनाई गई तो मैं समझ गया था कि यह हुजूर बीरबल की कोई चाल है। मुझे यह भी शक था कि मिर्जा रजा ही असली गुनहगार है। रात में मैं किसी तरह अपनी कोठरी का ताला तोड़कर बाहर निकला। मैं सीधा मिर्जा रजा के खेमे में गया
और उसके सामान में छिपकर हार ढूंढने लगा। मुझे यह हार उसके तकिए के नीचे से मिला। जब वह खत पढ़कर बाहर निकला तो मैं भी उसके पीछे पीछे यहाँ आ गया। अकबर, जो बीरबल के साथ भेष बदलकर वहां मौजूद थे, सामने आए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन बीरबल अभी भी चुप थे। उन्होंने मिर्जा रजा से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मिर्जा रजा ने सिर झुका लिया। मैं एक दूत हूं, लेकिन एक पिता भी हूं। फारस में शाह ने मेरे परिवार को नजरबंद कर रखा है। मुझे हुक्म मिला था किया तो मैं हार लेकर लौहूं या फिर मेरे परिवार का सिर कलम कर दिया जाएगा। मैंने हार नहीं बदला, मैंने उसे चुराया था। जब मैंने हार को हाथ में लिया तो मेरे हाथ में लगे एक खास किस्म के मोम से मैंने हार का एक सांचा बना लिया। बाद में मैंने शाही खजाने के एक लालची पहरेदार को रिश्वत देकर असली हार निकलवाया और उसकी जगह एक साधारण सा नकली हार रखवा दिया। वह नकली हार माणिकचंद की बनाई हुई नकल नहीं थी, इसीलिए वह तुरंत पहचान ली गई। अब पूरी तस्वीर साफ हो गई थी। माणिकचंद की बनाई हुई शानदार नकल तो सालों पहले करीम की चोरी के वक्त ही गायब हो चुकी थी। शायद उसे किसी और ने चुरा लिया था। इस बार की चोरी तो एक अनाड़ी चोर ने की थी, जो अपनी मजबूरी ही रही के हाथों पकड़ा गया। लेकिन बीरबल की नजरों में असली चोर कोई और था। अध्याय 8, न्याय का सच्चा अर्थ। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस कहानी में 3 चोर हैं। पहला चोर है मिर्जा रजा, जिसने अपनी जान बचाने के लिए चोरी की। यह एक लाचार चोर है। दूसरा चोर है फारस का शाह, जिसने दोस्ती की आड़ में अपने दूत को चोरी करने पर मजबूर किया। यह एक ताकतवर चोर है। और तीसरा और सबसे बड़ा चोर है वह शक, जो बिना किसी सबूत के एक वफादार इंसान के चरित्र पर बैठ जाता है। वह शक जिसने करीम की वफादारी को बार बार कटघरे में खड़ा किया। जहां पनाह, यह ज़मीर का चोर सबसे खतरनाक होता है। बीरबल की बातें सुनकर अकबर निशब्द हो गए। उन्होंने अपना फैसला सुनाया। मिर्जा रजा, तुम एक अपराधी हो, लेकिन एक